तो एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का एपिसोड नंबर 1। हाँ, मुझे पता है ये एनीमे काफ़ी साल पहले आ चुकी थी, लेकिन मुझे पता पड़ा है कि कुछ 20 दिनों बाद आने वाला है इसका सीज़न 2। तो मैंने सोचा इसके सीज़न 1 को एक्सप्लेन कर दिया जाए, जिससे कि सीज़न 2 को एक्सप्लेन करने में थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर रियोमा टाकाबयाशी को देखते हैं, जो कि अभी अभी सोकर उठा है। एंड वो अपना नाम बताने के बाद बताता है कि वो 11 साल का है। वो बताता है कि मैं फॉरेस्ट में अकेला रहता हूँ, जिसके तो कहते हैं पूरी तरीके से अकेले तो नहीं, लेकिन मैं इन 1000 स्लाइम्स के साथ रहता हूँ। और अब रियोमा खड़ा होकर हमें अपने स्लाइम के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि स्लाइम डिफरेंटली इवॉल्व करते हैं, डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या खिलाते हैं। जिसके रियोमा बताता है कि वो अपने कुछ स्लाइम को ग्रीन कैटरपिलर खिलाता है, जिससे कि वो स्टिकी स्लाइम में बन जाती है। और उनकी बॉडी के अंदर बनने वाला स्टिकी फ्लूइड एक पावरफुल थ्रेड बनने में काम आ सकता है, जो कि हंटिंग में काफी यूजफुल होता है। जिसके बाद बारी आती है एसिड स्लाइम की। उनकी बॉडी एसिड से बनी होती है और वो किसी भी कठोर चीज को अपने अंदर घोल सकते हैं, जैसे कि बोन हो गई। अगली है पॉइजन स्लाइम, जो कि पॉइजनस प्लांट खाकर बनी है। तीसरी है क्लीनर स्लाइम, जो कि गंदगी को साफ करती है, जैसे मिट्टी हो गई। अगली है स्कैवेंजर स्लाइम, जो कि कूड़ा और कचरा खाकर फर्टिलाइजर बनाती है। और इसी के साथ रियोमा के पास 4 टाइप की स्लाइम है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियोमा फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो उसका पीछा करता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं और उनका टीममेट काफी ज्यादा घायल है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि मेरा मैजिक खत्म हो गया है, मैं इसको हील नहीं कर पाऊंगा, हमें इसे टाउन में जल्दी ले जाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। वो लोग इसी तरीके से आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वो लोग रियोमा को देख लेते हैं। तो एक बंदा रियोमा की तरफ तलवार करके उससे पूछता है कि तुम कौन हो। रियोमा घबरा जाता है क्योंकि उसने काफी सालों में किसी से भी बात नहीं करी है, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जैसे तैसे करके वो उन लोगों को बताता है कि मेरे पास मेडिसिन है, इसे ले लो। तो एक बंदा रियोमा के पास आकर उससे वो मेडिसिन लेकर उसे चेक करने लगता है और उसे पता लगता है कि हाँ, ये तो सही में मेडिसिन है। जिसके वो लोग उस घायल बंदे को वो मेडिसिन पिला देते हैं, जिससे कि उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। और अब वो लोग रियोमा का थैंक्स करते हैं, जिसके रियोमा उनसे कहता है कि मेरा घर यहीं पर है, तुम लोग आकर रेस्ट कर सकते हो। और अब वो लोग भी मान जाते हैं और वो लोग रियोमा के पीछे जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी स्लाइम होती है, जिसके से वो लोग अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं। तो रियोमा उन स्लाइम के सामने आता है और उनको बताते हैं ये दुश्मन नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। तो बंदा रियोमा से कहता है कि क्या ये स्लाइम तुम्हारे सर्वेंट है, जिस पर रियोमा कहता है हाँ। तो वो लोग भी मान जाते हैं और वो लोग अपनी तलवार को अंदर डालकर रियोमा से माफी मांगते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारे फैमिलियर हैं। और अब वो लोग वापस आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं वो बंदा रियोमा से कहने लगता है कि मुझे याद है, मेरे पास भी स्लाइम्स हुआ करती थी। और वो बताता है कि मैं पहले एक टेमर हुआ करता था और मेरी पूरी फैमिली काफी जनरेशन से टेमर ही है। और हमारे पास रेड हॉर्सेस और ब्लिजर्ड एप्स हुआ करते थे फैमिलियर के तौर पर। उसकी बात सुनकर रियोमा सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि क्या ये बंदा एक नोबल है, लगता है ये कोई काफी बड़ा पर्सन है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रियोमा उन सभी लोग को एक डेड एंड पे ले आता है। और अब वो लोग रियोमा से कहने लगते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तभी रियोमा कहते हैं रुको मैं दिखाता हूँ। जिसके बाद रियोमा अपने मैजिक का यूज करके सामने दीवार पर एक गेट को ओपन कर देता है, जो कि उसके घर के अंदर जाती है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि रियोमा ने एक बैरियर मैजिक का यूज किया अपने घर को छुपाने के लिए। और अब वो लोग रियोमा के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो घायल बंदे को बेड पर लेटा देते हैं। वहीं वो बंदा कहने लगता है कि ये घर तो काफी इंप्रेसिव है। तभी एक और बंदा आकर उसको बताते हैं कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। वो बताते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए सिर्फ एक ही बंदे का फर्नीचर है, इसका मतलब है कि ये लड़का यहाँ पर अकेला ही रहता है। ये सुनकर दूसरे बंदे को शौक होने लगता है और वो कहता है कि लगता है ये बच्चा जितना यंग दिखता है उतना ये छोटा है नहीं। तभी रियोमा उनके पास आकर उन्हें काफी सारी मेडिसिन रखने के लिए कहता है और कहता है कि तुम इन्हें रख सकते हो, ये सब मैंने बनाई है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये तुमने बनाई है, आखिरकार बच्चे तुम हो कौन। तभी रियोमा बात को पलटता हुआ कहता है कि क्या तुम लोग पानी पीना चाहोगे। और अब रियोमा उन सभी को बर्फ वाला पानी देता है। इस वजह से उन लोगों को और भी ज्यादा शक होने लगता है। वो रियोमा से कहते हैं कि क्या तुम आइस मैजिक भी यूज कर सकते हो, आखिरकार तुम हो कौन। तो रियोमा उन्हें अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रियोमा है। तो वो बंदा भी अपना नाम बताता है। वो बताता है कि मेरा नाम रेनहार्ड जामिल है और मैं जामिल डच का रूलर हूँ, यानी वहाँ का किंग हूँ। ये सुनकर रियोमा डर जाता है और अपना सर झुकाकर माफी मांगने लगता है। तो रेनहार्ड रियोमा से कहने लगता है तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी आज। ये सुनकर रियोमा कहने लगता है मुझे लगा ही था कि ये काफी बड़ा पर्सन होने वाला है। वहीं दूसरा बंदा अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है केमल और वो एक मेज है। और अब दूसरे बंदे का नाम जो कि होता है ज़ेप और वो एक स्काउट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट उसका नाम होता है जिल। वो रियोमा से कहने लगता है तुम्हारी तरफ तलवार करने के लिए मुझे माफ कर दो। तो रियोमा से कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम अपना सेल्फ डिफेंस ही कर रहे थे। ये सुनकर जिल कहता है कि तुम कितने ज्यादा काइंड हो। जिसके रियोमा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग फॉरेस्ट में क्या कर रहे थे।
तो बताते हैं कि फॉरेस्ट के बाहर उन्हें कोई गुंडे मिले थे जिनसे उन्हें लड़ना पड़ा। वो उन गुंडों को हराने के बाद उन्हें एक ब्लैक बियर मिला। वो काला भालू उनका पीछा कर रहा था। हमने उस काले भालू को हरा दिया, लेकिन उसी वजह से हमारे हॉर्सेस भाग गए और इसलिए हम लोग अपने दोस्त ह्यूगस को जल्द से जल्द टाउन में पहुंचाना चाहते थे उसके ट्रीटमेंट के लिए, और इसलिए हमने फॉरेस्ट में शॉर्टकट लेने का सोचा और तब हमें वहाँ पर तुम मिले। जिसके रेनहार्ड र्योमे से कहता है कि आखिरकार तुम इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो, तुम काफ़ी सारे मैजिक जानते हो और काफ़ी सारे पोशन भी बना सकते हो। तो र्योमे बताते हैं कि मैंने ये सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा, वो पहले एडवेंचर रह चुके हैं। ये सुनकर रेनहार्ड पूछता है कि अभी वो दोनों कहाँ पर हैं। तो र्योमे बताते हैं कि वो दोनों तो 3 साल पहले मर गए थे और तब से मैं इस फॉरेस्ट में अकेला ही रह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 3 साल सर्वाइव किया है। र्योमे की बात पर उन्हें अभी भी शक हो रहा होता है। तो कैमिल कहते हैं कि मेरे पास एक चीज़ है, जिसके बाद वो क्रिस्टल को निकालता है और कहते हैं कि जो पर्सन इसको छूता है और अगर ये क्रिस्टल रेड हो गया इसका मतलब वो क्रिमिनल है, लेकिन अगर ये ब्लू हुआ तो इसका मतलब वो क्रिमिनल नहीं है। और साथ साथ ये तुम्हें तुम्हारा नेम, रेस, एज और साथ साथ तुम्हारी हाई लेवल वाली 4 स्किल भी बताता है। और अगर तुम्हारी पावरफुल कॉम्बैट स्किल हुई इसका मतलब तुम पर कोई शक नहीं करेगा कि तुम फॉरेस्ट में अकेले नहीं रह सकते हो। तो र्योमे भी मान जाता है और वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है, जिससे कि क्रिस्टल का कलर ब्लू हो जाता है, जिससे पता लगता है कि र्योमे क्रिमिनल नहीं है। और अब कैमिल क्रिस्टल को देखकर अजीब मुंह बनाने लगता है। तो बाकी से पूछते क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि र्योमे के पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। र्योमे ये सुनकर कहता है मुझे लगा ही था, और अब वो डिनर प्रिपेयर करने के लिए चला जाता है। वहीं कैमिल बाकी सब लोग को क्रिस्टल दिखाता है। जिल क्रिस्टल देखकर कहता है कि ये बच्चा तो 11 साल का है, इसका मतलब जब से ये 8 साल का था तब से ये इस फॉरेस्ट में अकेला रह रहा है। तो कैमिल कहता है ये सरप्राइज ही नहीं है, इसकी स्किल देखो तुम और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। तो वो देखते हैं र्योमे के पास हाउस कीपिंग लेवल 10 की होती है, मेंटल पेन रेजिस्टेंट लेवल 9 का, फिजिकल पेन रेजिस्टेंट लेवल 8 का। स्किल देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार एक बच्चे के अंदर इतनी सारी स्किल कैसे हो सकती है। और अब रेनहार्ड कहते हैं कि हम इस बच्चे को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, घर जाने के बाद में फादर और एलिस से इस बारे में बात करूंगा। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं वो घायल बंदा ह्यूगस अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है, जिसके बाद वो र्योमे को शुक्रिया करता है और कहते हैं कि मैं ड्यूक का बॉडीगार्ड हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम वहाँ गुनागो टाउन में आ जाना, जिससे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। र्योमे भी उसकी बात को मान जाता है और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद र्योमे कहने लगता है कि ये लोग कितने ज्यादा अच्छे थे, मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैंने उनसे झूठ बोला। र्योमे बताता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स के मरने की स्टोरी उसने नकली में बनाई थी, यानी उसने झूठ कहा था। असली में जो 3 साल पहले मरा था वो र्योमे खुद था। जिसके बाद हमें र्योमे की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर र्योमे को ऑफिस में डांट पड़ रही है। और अब र्योमे बताता है कि मैं 3 साल पहले ऐसा दिखा करता था, ये जिस वर्ल्ड में मैं अभी रह रहा हूँ वो वर्ल्ड काफी ज्यादा अलग है इस वर्ल्ड से। तो तभी र्योमे अचानक से एक दिन अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है और उसको पता चलता है कि वो मर चुका है। और अब वहाँ पर बैठे गॉड र्योमे से कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है वो काफी ज्यादा दुखी होता है कि वो मर गया, लेकिन तुम दुखी नहीं लग रहे हो। तो र्योमे कहते हैं मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस जॉब को मैं कर रहा था उससे मुझे किसी न किसी दिन मरना ही था, क्योंकि मुझे ऑफिस में रात तक काम करना पड़ता था। मेरा बॉस भी काफी खराब था, ना ही वो मुझे छुट्टी देता था, मैं काफी ज्यादा थक गया था। वैसे क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम हो कौन? तो वो बूढ़े गॉड बताते हैं कि मैं गेन द क्रिएटर हूँ, और दूसरी गॉड का नाम है लुलुतिया और वो लव की गॉड है। और तीसरे गॉड बोलते हैं कि मेरा नाम कुफू है और मैं लाइफ का गॉड हूँ। और अब वो र्योमे को बताते हैं कि जहाँ पर वो लोग रहते हैं वो धरती से अलग जगह है, हम लोग दूसरी दुनिया से हैं। ये सुनकर र्योमे कहते हैं हाँ ये मैंने एनिमे और मांगा में पढ़ा था। जिसके र्योमे गौर से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं मरा कैसे? तो वो बताते र्योमे का सर जमीन पर भिड़ गया, जिसके कारण से र्योमे को ब्रेन हेमरेज हो गया। जब र्योमे सो रहा था तब उसे छींक आई, जिसके कारण से उसका तकिया हिल गया और र्योमे का सर जाकर जमीन पर भिड़ा, जिसके कारण से र्योमे के सर की ब्लड वेसल फट गई और वो मर गया। ये सुनकर र्योमे हैरान हो जाता है और कहता है ये तो गलत बात है, आखिरकार मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? मेरा जो पियकर बॉस था उसने मेरे सर पर खाली बियर की बोतल मारी थी और मेरे डैड मुझे अब्यूज किया करते थे, लेकिन मैंने उन सबको सर्वाइव किया, और तुम कह रहे हो कि मैं एक छींक से मर गया? और अब जैसे तैसे करके र्योमे अपने आप को कंट्रोल करता है। जिसके बाद गॉड र्योमे को बताते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाए हैं क्योंकि हम तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में भेजना चाहते हैं। र्योमे ये सुनकर कहते हैं कि क्या तुम मुझे दूसरे वर्ल्ड में भेजोगे? क्या मुझे वहाँ पर कोई काम करना होगा? तो गॉड कहते हैं हाँ, तुम्हें शुरुआत से शुरुआत नहीं करनी है, तुम एक बॉडी में जाओगे जो कि मैंने क्रिएट किए हैं। तुम एक 8 साल की बच्चे की बॉडी के अंदर एंटर करोगे और हाँ तुम इसे कह सकते हो कि तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ है, और वहाँ पर तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है, तुम्हारा कोई भी टास्क नहीं है। और अब वो र्योमे को बताते हैं कि हम लोग तुम्हें अपने वर्ल्ड में भेजेंगे, हम लोग दीवार में एक होल करेंगे जो कि तुम्हारे वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड को सेपरेट करेगा।
और जब ऐसा हो जाएगा तब हम लोग धरती की मैजिकल पावर को हमारे वर्ल्ड में भेज देंगे। तो रूमा पूछते हैं कौन सी मैजिकल पावर, तो वो बताते हैं कि हमारे वर्ल्ड की मैजिकल पावर खत्म हो गई है और अर्थ पर भी मैजिक है लेकिन कोई भी उसका यूज नहीं करता है। तो रूमा गॉड से पूछते हैं कि क्या जब मैं दूसरे वर्ल्ड में जाऊंगा तो क्या मैं मैजिक का यूज कर पाऊंगा, जिस पर गॉड कहते हैं हाँ तुम मैजिक का यूज कर सकते हो। ये सुनकर रूमा खुश हो जाता है और अब गॉड रूमा से कहते हैं कि अगर तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो तो हम तुम्हें सारे टाइप के मैजिक यूज करने की पावर देंगे। और अब इसी तरीके से गॉड रूमा को और भी ज्यादा एडवाइस और एक्सप्लेनेशन देते हैं दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए, जिसके बाद हम लोग देखते हैं रूमा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और अब उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। तभी बूढ़े गॉड कहते हैं कि तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। वही कुफो रोमा से कहता है कि तुम्हें ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी जिंदगी जैसे जीनी है तुम जी सकते हो और हम लोग तुम पर नजर बनाए रखेंगे। जब तुम टाउन में पहुंचो तो वहां पर चर्च पर आना और ओरेकल स्किल से तुम हम लोगों से बात कर पाओगे। जिसके बाद सभी गॉड अब रूमा को अपना ब्लेसिंग देते हैं। वही रूमा की खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो सभी गॉड का शुक्र कर देता है। जिसके बाद वो अब हो जाता है रिइनकार्नेटेड, जिसके बाद वो दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है और उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि वो एक बच्चे की बॉडी के अंदर है और अब रूमा बताते हैं कि गॉड ने मेरे लिए मैनुअल प्रिपेयर करी जिससे कि मैं अपनी न्यू जिंदगी अच्छे से जी पाऊंगा। रूमा अपने स्टैट चेक करता है जिसमें ज्यादातर स्ट्रेंथ ही होती है और अब स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए वो एक पेड़ के पास आकर उसे लात मारता है और वो पूरा पेड़ ही टूट जाता है। तभी रूमा को एक स्लाइम दिखता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो बुक में देखता है कि आखिरकार मैं इस मॉन्स्टर को टेम कैसे करूं। और अब रूमा उस मैनुअल के इंस्ट्रक्शन पढ़कर मैजिक को अपनी बॉडी के अंदर फील कर पा रहा होता है। जिसके बाद रूमा उस स्लाइम को टेम करता है और अब रूमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है उस स्लाइम को टेम करने के बाद। जिसके बाद रूमा ने डिसाइड कर लिया था कि वो इसी फॉरेस्ट में रहेगा। और अब रूमा कहता है कि मैं अपनी पहले की लाइफ में अपनी हॉबीज को टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैं इस जिंदगी में अपना टाइम स्लाइम्स की रिसर्च में लगा दूंगा। और इस वर्ल्ड में ये पहली बार हुआ कि मैं किसी ह्यूमन से मिला, वो भी 3 साल बाद, जो कि थे रेनहार्ट और उसके दोस्त। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। रूमा बता रहा होता है कि रेनहार्ट और उसके दोस्त को गए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। रूमा आराम से लेटा ही होता है, तभी उसको आवाज आती है कोई इसका नाम ले रहा है। रूमा देखता है तो उसे पता लगता है रेनहार्ट और उसके दोस्त वापिस आ गए हैं रूमा से मिलने के लिए। और साथ ही में वहां पर एक छोटी सी क्यूट सी लड़की होती है जो कि रूमा को देख रही होती है और उसे देखकर रूमा के गाल थोड़े से लाल हो जाते हैं। रूमा कहने लगता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तब से मैं और सिर्फ मेरे स्लाइम ही थे, लेकिन अब लगता है कि ये फैमिली और ज्यादा बड़ी होने वाली है। और यहीं पर ये हो जाता है पहला एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए पीस आउट।